बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं डॉट कनेक्ट करके आपको बताता हूं कि 2 साल का जुल्म और जबर और धांधली शायद अब इनके गले पड़ने वाला है। आपको आगाह करता हूं कि जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है अता तारड़ से, इसके पीछे कहानी क्या नजर आती है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और तहरीके इंसाफ के लीडरान बिल आखिर सोशल मीडिया के प्रेशर डालने के बाद बगैर अवाम को निकाले कम अज कम खुद तो सड़कों पर निकले हैं। अलामती तौर पर इसे 15-20 मिनट की एक वॉक उन्होंने की है। जो तहरीके इंसाफ के इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये अच्छी शुरुआत है। अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ से मुलाकात करके वापस आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात क्यों की है? तहरीके इंसाफ तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानती ही नहीं है। शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 का वजीर आजम है, अगर आप उससे मुलाकातें करेंगे तो आप उसको लेजिटिमेसी फराम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इमरान खान की सोच यही है कि इनको हमने तस्लीम नहीं करना। लेकिन मुलाकात क्यों की गई, उसमें कुछ इश्यूज जो सामने आए हैं वो ये हैं कि एक तो चीफ सेक्रेटरी जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी तब्दीली पर बात करनी थी। खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है पैसे में, वो 1500 अरब रुपया वफाक ने देना है। वो मांगने के लिए अली अमीन गंडापुर गए हैं कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और इसी तरह की कुछ मजीद डिमांड्स हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने सामने रखी हैं वजीर आजम के। तो कम अज कम इस तरह की अपनी डिमांड सूबे की रखनी है। यहां तक तो ठीक है कि चलें घुसपैठिए ही सही, लेकिन अभी उन्हें पाकिस्तान के पैसे पर बिठा दिया गया है। तमाम पैसे पर कंट्रोल अभी इन्हीं कुव्वतों का है जिन्होंने फॉर्म 47 पे हुकूमत बना दी है। तो उनसे अपना पैसा डिमांड करना ये बड़ी अहम चीज है। डॉट कनेक्ट करके जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि 2 साल का जो जबर और जुल्म है वो अब इनके गले पड़ने वाला है। अता तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीके इंसाफ पे ताबड़तोड़ हमलों से शुरू होती है और ताबड़तोड़ हमलों पे खत्म होती है। उसमें जो एक सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया है तहरीके इंसाफ पे, वो इल्जाम ये लगाया गया है कि तहरीके इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से राब्ता किया है और तहरीके इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से यह कहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस विदड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है क्योंकि जीएसपी प्लस स्टेटस अगर पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन वापस ले लेता है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट्स का नुकसान होगा। और पाकिस्तान जिसके कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब डॉलर हैं, चंद माह में घुटनों पर आ जाएगा। यूरोपीय यूनियन इस टाइम कंट्रोल करता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को इसी वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। यह सारा रजीम चेंज इसीलिए हुआ है कि एक झटके में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आपको जमीन पे पटक सकते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि हम गुलाम हैं और हमसे यूरोप और अमेरिका ने ये करवाया है, सच भी यही है कि उन्होंने ही करवाया है। इमरान खान तो ये बताते हैं इन्हें कि एक मुश्किल रास्ता है जो हमें चलना पड़ेगा कुछ टाइम, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। लेकिन इनाकबत नाअंदेशों ने अमेरिका और यूरोप की धमकियों में आके इमरान खान की न सिर्फ हुकूमत गिराई, बल्कि उनकी इमा पे अब वापस आने के भी तमाम रास्ते बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि जान से मारने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो इल्जाम लगाया गया है, अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे पहले आप जरा ये देखें, बाकिर सज्जाद साहब ने यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल से राब्ता किया और उनसे कंफर्म किया है और उन्होंने जवाब दिया है कि तहरीके इंसाफ की तरफ से ऐसी किसी किस्म की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं किया गया, कोई खत नहीं लिखा गया, कोई भी किसी किस्म की बात ही नहीं है। तो ये तो कंफर्म कर लिया है बाकिर सज्जाद साहब ने राब्ता करके डायरेक्ट यूरोपीय यूनियन से कि क्या कोई तहरीके इंसाफ ने ऐसा राब्ता किया। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। तो फिर क्या बात समझ आती है? मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन में यह है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन डॉट्स इसी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। जब जेल में एक रेप की खबरें आई थी तो राना सनाउल्लाह रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे और अब तो पता चल गया, तैयबा राजा ने बता दिया कि किसी और लड़की का रेप किया गया था और मेरी वालदा को भेजी गई थी वीडियो कि ये हमने तैयबा का रेप किया और पुलिस वाले ही रेप कर रहे थे। तो रेप तो हुआ था, किसका हुआ था अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हुआ था और राना सनाउल्लाह ने आके उसको कवर करने की कोशिश की थी। उल्टा तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाया था कि तहरीक इंसाफ खुद किसी लड़की का रेप करेगी या करवाएगी और इल्जाम हुकूमत पे लगाएगी। ये जीएसपी वाले मामले में भी मुझे उसी चीज की बू आ रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि बाइडेन अब जो इसराइल के मामलात हैं उनको भी वाइंड अप करना चाह रहा है इलेक्शन से पहले, बाइडेन जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से नेतन्याहू मान जाए और कोई सेटलमेंट हो जाए। इस सेटलमेंट के नतीजे में
कुछ और ममालिक इसराइल को भी तस्लीम कर रहे हैं और फलस्तीन को भी बाकायदा एक मुल्क करार दे दिया जाए, उसका बॉर्डर डिफाइन हो जाए, उनका कैपिटल बन जाए। इस तरफ पुश किया जा रहा है। जैसे ये होता है और जैसे यूक्रेन की जंग किसी किनारे लगती है, पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को नहीं रहेगी। वंस पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है इसराइल को या इन हालात में नहीं कर पाता, तो इसके अलावा अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत अब खित्ते में नहीं है। तो जब अमेरिका को जरूरत नहीं रहेगी तो यूरोपीय यूनियन को भी आपकी इतनी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे में अचानक यूरोपीय यूनियन का जाग जाना बेदस कयास नहीं है। हो सकता है कि वो जाग जाएं और कहें जी कि हम एक हद तक आंखें बंद कर सकते हैं, एक हद तक नजरें चुरा सकते हैं, लेकिन जो जुल्म और जबर आपने कर दिया है, हमारे लिए जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस होता है, इसकी कुछ शराइत होती हैं कि जैसे आपके मुल्क में जमहूरियत होगी, इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाएगा, अवाम को बोलने की आज़ादी होगी, प्रेस की आज़ादी होगी, ये सब शराइत होती हैं जीएसपी प्लस स्टेटस की। इस टाइम पाकिस्तान जीएसपी प्लस की एक भी शर्त पूरी नहीं कर रहा, एक भी नहीं कर रहा, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अब भी जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार रखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि रजीम चेंज के पीछे यही कुव्वतें हैं। लेकिन क्या अमेरिका को हमारी अब भी उतनी जरूरत है? क्या यूरोपीय यूनियन को अब भी हमारी उतनी जरूरत है कि यूक्रेन की जंग अब अपने बैक एंड पे चली गई है, इसराइल के मामलात भी अब नेतन्याहू तो नहीं मान रहा बाइडेन की बात, उसको घास भी नहीं डाल रहा, लेकिन कोशिश तो जारी है अब इन कुव्वतों की कि अब किसी तरफ सेटलमेंट की तरफ मामला जाए। बहुत सारे बच्चे मार गए हैं। सीएनएन जैसा चैनल गजा में मरे हुए बच्चों की तस्वीर दिखा रहा है अपनी रिपोर्ट्स के दौरान। तो कुछ तो तब्दीली कहीं आई है ना, लोगों को एहसास हो रहा है कि अगली हुकूमत नहीं बननी अगर हमने इसी तरह से इसका साथ दिया इंसानी नस्लकुशी का। तो पाकिस्तान पे भी दबाव डाला जा सकता है फिर कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस को छेड़ा भी जा सकता है। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है नून लीग ने, अता तारड़ ने, कि अगर हमसे जीएसपी स्टेटस पर सवाल भी पूछा गया, वापस तो नहीं लिया जाएगा, ज़ाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है और क्लैप्स कर जाएगा, लेकिन अगर हमसे सवाल भी पूछा गया तो हम इल्जाम तहरीक इंसाफ को दे देंगे कि उन्होंने लेटर लिखा था, ये इसलिए हो रहा है। जबकि मैं समझता हूं कि जायज तौर पर पूछना चाहिए उन्हें कि पाकिस्तान में ना इस टाइम जमहूरियत है, ना इंसानी हकूक है, ना फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी नहीं है भाई। फ्रीडम ऑफ असेंबली खत्म कर दिया गया है, खवातीन के हकूक खत्म कर दिए गए हैं, खवातीन को सियासत में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। मरियम को फॉर्म 47 पे सिलेक्ट करके दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है जी हम औरतों को एक हमने बड़ा ओहदा दे दिया, लेकिन असल में तो औरतें जो जीत के आ सकती थी नीचे से उनको पाबंदी लगा दी है, उनको तो जेलों में डाला हुआ है। यास्मीन राशिद साहबा जीत गई नवाज शरीफ से, उनको फॉर्म 47 के जरिए हरवा दिया गया। तो ये हकायक पता तो सबको है, नजर सबको आ रही है। यूरोपियन कमीशन अभी अपनी रिपोर्ट भी इलेक्शन के बारे में वो भी सब कुछ बता देगी। और ज़ाहिर है कि सफारत खाने हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को तो सच रिपोर्ट करते हैं, हर चीज सच्ची सच्ची रिपोर्ट हुई हुई है कि जीता कौन है असल में और बिठा के इसको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ भी सकता है, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है उसका। और इसी के साथ देखें, अजी आखिर शहबाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेगा, तनख्वाह कितनी है वज़ीर आज़म की? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, चलें जी 10 लाख होगी। 5 सालों में अगर तनख्वाह लेता भी है शहबाज शरीफ तो कितनी ले लेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, कितनी तनख्वाह होगी? मरियम नवाज साहिबा ने, खबरें ये आ रही हैं कि जो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है उसके मैचिंग टायर और मैचिंग जो उनकी पोशिश वगैरह होती है वो लगवाने के लिए 2-2.5 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी जो है वो मांग ली है या मंजूर कर दी है। 2.5 करोड़ एक झटके में जिस गाड़ी में मैम साहिबा बैठेंगी उसकी मैचिंग शैचिंग बुलेट प्रूफ टायर शायर ये वो लटर पटर सारा करके उस पर खर्चा करना है मेंटेनेंस का। ये लोग तनख्वाहें लें ना लें, ये तो एक झटके में करोड़ों का टीका लगाएंगे पाकिस्तानी अवाम को। इसलिए ये नाटक खत्म होने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को ये किसी ने बता दिया कि इमरान खान को कॉपी करो तो तुम कामयाब हो जाओगी। वो फलाई रियासत पर तो कॉपी नहीं कर रही, लेकिन अभी ये खबर आई है उड़ती उड़ती कि मरियम नवाज ने फैसला किया कि जाती उमरा से सीएम हाउस तक वो हेलीकॉप्टर में ट्रेवल करेंगी। यानी इमरान खान जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हेलीकॉप्टर में आते थे, अब वो भी कॉपी किया जाएगा। हर चीज को कॉपी करके इन्हें लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत की ये वजह है कि इमरान खान हेलीकॉप्टर में सफर करते थे। इन्हें अक्ल के अंदर को कौन समझाए कि ये इमरान खान की मकबूलियत की वजह नहीं थी, बल्कि इस वजह से तो इमरान खान पर तनकीद होती थी। जायज थी या नाजायज थी इसको छोड़ें। इन लोगों को ये बुनियादी चीज नहीं समझ आ रही कि जब तक आप में जेन्युइन पाकिस्तान की आवाम का दर्द नहीं आएगा, अब जेन्युइनली आवाम की ढारस नहीं बांधेंगे, उनको कोई उम्मीद नहीं दे पाएंगे, उनको कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, हकीकी आज़ादी, सेहत, तालीम, इंसाफ, इसके बारे में वाज़ेह लाएमल नहीं दे पाएंगे और अमली तौर पर इकदाम नहीं करेंगे,
آپ عمران خان کے قریب بھی نہیں آ سکتے. خالی جی ہیلی کاپٹر کی کاپی کر لو. پھر جی عمران خان ایک اسکول میں گئے تھے, بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا تو محترمہ روز کسی نہ کسی اسکول پہنچی ہوتی ہیں, ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہوتی ہے, جی میں بھی بچوں کے اسکول جا رہی ہوں. عمران خان کو کاپی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا. عمران خان کو کاپی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بوٹ پالش چھوڑنی پڑے گی. عمران خان کو کاپی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہادر ہونا پڑے گا. کرپشن چھوڑنی پڑے گی, اقربا پروری چھوڑنی پڑے گی. عمران خان کا کوئی رشتہ دار اسمبلی میں نہیں ہے. عمران خان چاہتے اپنی بہن کو اگر پارٹی کا چیئرمین بنا دیتے نا, پورے پاکستان نے تسلیم کر لینا تھا کہ یار اس ٹائم مجبوری ہے, عمران خان کا فیصلہ تسلیم کر لو. عمران خان کا کوئی رشتہ دار پارٹی کی ٹاپ پوزیشن پہ کہیں نہیں ہے. ایک ان نون بندے کو جسے سال پہلے قوم جانتی نہیں تھی اسے چیئرمین بنا دیا ہے. یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں کہ چچا وزیر اعظم, بھتیجی وزیر اعلیٰ, باپ کو فل پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے حکومت میں, جو فارم 47 پہ جیتا ہوا ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے سیاسی طور پہ. ایسے آپ مقبول نہیں ہو سکتے. مقبول ہونے کا اب بھی ایک ہی راستہ ہے. میں اس عاقبت نااندیش جماعت کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نواز شریف اپنی سیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کو واپس کر دیں اور پریس کانفرنس کر دیں کہ ہمیں یہ بھیک والی حکومت نہیں چاہیے, ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور سارے لوگوں کو نواز شریف یہ قائل کرے کہ وہ دستبردار ہو جائیں جو کم از کم نون لیگ کے زبردستی جتوائے گئے ہیں. شہباز شریف خود استعفیٰ دیں اور پھر عمران خان کے پاس چلے جائیں دونوں بھائی, اور جا کے کہیں کہ ہم یہ مانگے تانگے کی حکومت اور آپ کی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. آپ کا حق ہے حکومت کرنا, ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی دن سویلین بالادستی کا آغاز ہو جائے گا اور اس کا فائدہ ان کی بھی مستقبل کی نسلوں کو ہوگا. یہ دونوں بھائی تو ایکسپائر ہو چکے ہیں. انہوں نے تو ویسے بھی اب میرٹ پہ کوئی بھی الیکشن نہیں جیتا. میرٹ پہ اب نہ شہباز جیت سکتا ہے نہ نواز شریف جیت سکتا ہے. تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ اپنی نسلوں کی سیاست بچا لو. اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو, اصل اپوزیشن ہو تو ملک کے لیے فائدہ ہے, نہ کہ بوٹ منہ میں ڈالے ہوئے ہیں, تسمے تک منہ میں ڈالے ہوئے ہیں, چمکائی جا رہے ہو, چوسی جا رہے ہو بوٹوں کو. بس کر دو یار. اب یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ بچگانہ باتیں نہیں ہیں. اگر میچورٹی سے نون لیگ سوچے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے. آج نواز شریف اور شہباز یہ کام کر دیں, ان کی سیاست جو ابھی زمین سے بھی نیچے چلی گئی ہے یہ آسمانوں کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. ایک دم عوام سوچے کہ یار کہ واقعی اتنا بڑا فیصلہ نواز شریف نے کر لیا, واقعی یار بڑا لیڈر ہے یہ بندہ. تو نواز شریف کی ایک دم جو پیڈیگری ہے نا وہ بڑھ جائے گی. ناظرین, بہت بڑی خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم نے 20 مزید تحریک انصاف کی سیٹوں پہ جھرلو پھیرنا ہے. اور اس کے لیے تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو یہ آفر کی گئی ہے کہ تمہارا عہدہ ویسے بھی ختم ہو رہا ہے, اسی سال ظاہر اکتوبر میں, آئی تھنک وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر میں یا ستمبر میں, تو ان کو کینیڈا میں ہائی کمشنر لگا دیا جائے گا. یعنی اگر 20 مزید سیٹوں پہ سکندر سلطان راجہ ری کاؤنٹنگ کروا کے, جھرلو پھیر کے, ڈبل سٹیمپیں لگا کے, تحریک انصاف کے ووٹ مسترد کر کے نون لیگ کو جتوا دیتا ہے 20 مزید سیٹوں پر, تو اس کو ہائی کمشنر کینیڈا بنا دیا جائے گا ریٹائر ہوتے ہی. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر عوام نے احتجاج نہ کیا, ان کی 2/3 اکثریت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد پاکستان میں تباہی پھیری جائے گی. اس لیے عمران خان کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہے. کمپرومائز کا مطلب ہوگا پورا سسٹم ان کے سامنے سرنڈر کر دینا. کمپرومائز کا مطلب ہوگا کہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کر دینا. کیونکہ اگر اس بار یہ مینڈیٹ قربان ہو گیا تو آئندہ کبھی بھی پاکستان میں الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت نہیں بنے گی. یہ واحد ہمارے پاس چانس ہے کہ عوام نے ایک معجزہ کر دکھایا ہے. تمام طاقتور قوتیں جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں ان کو 8 فروری کو عوام نے نکل کے شکست دے دی ہے. اس کے بعد انہوں نے سازشیں شروع کی اور ایسی سازشیں ہیں کہ یہ سلسلہ تھمنے کوئی نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ مزید کتنی بغیرتی کرے گا اور کتنی بے شرمی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کر کے اس ملک سے دشمنی کرے گا. یہ ملک دشمنی کی بدترین مثال ہے, لیکن یہ شخص عبرت کا نشان بنے گا اور اسی دنیا میں بھی بنے گا, اور آخرت میں تو ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ ہر ایک ہر ایک سسکی جو شہیدوں کی, جو ان ماں بہنوں کی جن کے گھروں میں گھسا گیا, جن کی چادروں پر ہاتھ ڈالا گیا, جن بچوں کو ان کے والدین سے دور کیا گیا, جن نوجوانوں کو تشدد کیا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا, ان سب کی آہیں ان کو لگیں گی اور یہ حساب ان سے بڑا کڑا آنے والا ہے, اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان بھی, انلیس یہ لوگ خود کنفیس کر دیں کہ ہم نے یہ سب کیا ہے اور ہمیں اسی دنیا میں سزا دے دو.
ان کی بچت مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن عوام نے تگڑے ہو جانا ہے، ان کے منصوبے بڑے خطرناک ہیں۔ پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور مزید ہائی جیک ہونے سے صرف عوام بچا سکتے ہیں۔ اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوں، باہر نکلنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور خوف کا بت توڑ دیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔